दोस्तों 10 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सहित देख लेंगे। इस कंप्लीट वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और बताए हुए क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो कंप्लीट दोस्तों आपके इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। केवल दोस्तों आपके रह जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको क्या है, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी कवर करा दूंगा। ओके, इसके साथ ही आपको पता है कि इतिहास के विषय में आपके जो 4 नंबर में आपका एक मानचित्र भी आने वाला है, तो मैं मानचित्र की भी आपको क्या है प्रैक्टिस करा दूंगा। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो सन 1850 में कीलाकाल लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। सीमार से आशा है, तो सीमार से आशा है विकास उन्मुख, मजबूत और दूरदर्शी साहसी आदि से है। भारत के प्राचीन नगरों के नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। क्यूनिफॉर्म का अर्थ होता है, तो क्यूनिफॉर्म का अर्थ सेलिविस स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल कई प्राचीन भाषा को लिखने में किया जाता है। पेपाइरस क्या है? तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र के नील नदी के किनारे उगा करता था। बलाद भर्ती क्या है? फारस की सेना के संदर्भ में बलाद भर्ती वाली सेना उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ वर्गों या समूहों के वयस्कों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण किया करते थे। इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से महान दीवार का निर्माण किया गया। यास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यास या विधि संहिता वह नियमावली है जिसको चंगेज खान ने कुतुबलाई में लागू किया था। यानी चंगेज खान की जो विधि संहिता है उसे हम क्या है, यास कहते हैं। अगर एक वाक्य ने पूछा है तो आपको ये बताना है, बाकी दिया है तैयार कर लीजिएगा। अलड्यूट किसे कहा जाता? तो राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र सामंतों में वितरित करता तो उन्हें अलड्यूट कहा जाता था। सालमैन कौन था? सालमेंट मार्टरल का पौत्र एवं पेपिन का पुत्र था। इसने फ्रांस के फ्रैंकिशंस साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य में स्पेन और इंग्लैंड को छोड़कर पश्चिम के सभी देश शामिल थे। 1814 ईस्वी में सालमेन की मृत्यु हो गई थी। जैसे यथार्थवाद क्या है? तो कथा एवं साहित्य आदि क्षेत्रों में वास्तु स्थिति का चित्रण ही यथार्थवाद कहलाता है। नेक्स्ट, निकोलो मैकियावेली कौन थे? तो ये आपको तय करना है। इटली के राजनीतिक संदिग्ध कवि एवं नाटककार थे। पुनर्जागरण काल में यह इटली के प्रमुख व्यक्ति थे। वास्को डी गामा कौन था? वह भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तैयार का करना। बहुत सिंपल आपके कुछ क्वेश्चन है। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता जाऊँगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगा। क्यों छोड़ते जा रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है लास्ट के कुछ अध्याय हैं, क्योंकि मूल्यवासियों को विस्थापन वाला जैसे अध्याय है, तो ये आपके लास्ट के अध्याय हैं और वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन अभी आपको नहीं पढ़ने, इसलिए मैं अभी स्किप करते जाऊंगा। लेकिन जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो फिर मैं आपको सब कवर करते जाऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जाऊँगा आपको ही छोड़ देना, जो बताते जाऊँ वो पढ़ना है। ओके, मेसोपोटामिया के मंदिर में कौन से प्रमुख देवताओं का निवास स्थान है? तो मेसोपोटामिया के मंदिर में और जो चंद्र देवता और इननाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यही आपके क्या ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए फोकस के साथ आपको तैयार करना है। विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया? तो हम्मुराबी ने कराया था। ओके, यही ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार से किया था? वो तैयार कर लेना, सिंपल है जो भी। नेक्स्ट है, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये आपको तैयार करके रखना है। ऋतु प्रवास क्या है? कॉपरनिकस कौन था? एक लाइन के उत्तर रहने वाले हैं, पढ़कर आपको रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? तो मंगोल कबीलों का जीवन कैसे? एक बार से घुमक्कड़ थे। इन्होंने कृषि व्यवस्था को नहीं अपनाया, इसी कारण एक शीत ऋतु में उनके द्वारा एकत्रित खाद्य सामग्री शीघ्र ही समाप्त हो जाती थी और फलदायी क्या इधर उधर भटकते रहते थे। चाल उलूस का गठन कैसे हुआ? नेक्स्ट आपको देखना है, फीब और टैली कर में क्या अंतर? इंपॉर्टेंट है, फीब का है और टैली क्या है? तो फीब लॉर्ड डायर नाइट्स को दिया गया भूमि का एक भाग है जिसकी उसे रक्षा करनी होती थी, जबकि टैली एक प्रत्यक्ष कर था जो इंग्लैंड का राजा समय समय पर कृषकों पर लगाता था। तो ये आपका फीब और टैली कर तैयार कर लीजिएगा। जैसे सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे? सामंतवादी व्यवस्था में दासों को सर्प कहा जाता था, अन्य शब्दों में इन्हें दास किसान भी कहा जाता था। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, इन्हें सामंतों को भूमि पर काम करना होता था और इनकी स्थिति क्या दयनीय थी। नेक्स्ट है गैलीनी कौन था? तो जिसने क्या है
एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, दूरबीन का आविष्कार किया। अब ऑब्जेक्ट में सीधा जाता है, एक वाक्य में दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो फिर आपको गैलीलियो गैलीली। ओके, तो यहाँ से तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनसे बहुत सारे आपके क्या है एक वाक्य में वस्तुनिष्ठ बनते हैं, तो एक लाइन में क्या आंसर रहते हैं, तो पढ़ के आपको रखना है। जोहान्स गुटेनबर्ग कौन था, उसने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी का एक विद्वान था, उसने छापे खाने का आविष्कार किया था। ओके, आगे देख लेते हैं नेटो का क्या अर्थ है। नेक्स्ट यह कहना है जिगुरात किसे कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत अनेक विशाल और भव्य मंदिर बनाए गए जिन्हें क्या जिगुरात कहा जाता है। मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, केट्रिया आदि अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदी के मध्य। इस सभ्यता का जन्म दलजा एवं फरात नदियों की घाटी में हुआ, इसी कारण से क्या है मेसोपोटामिक सभ्यता कहते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है बर्बर या बारबेरियन शब्द से क्या आशय है। फिर नेक्स्ट है मंगोली जनजाति संस्कृति के विकास के उन 3 चरणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। तो उनका अध्ययन किसके आधार पर किया था। जनजाति कबीलों के आरंभिक काल, एकीकृत मंगोलीय साम्राज्य का काल, बुद्ध धर्म को अपनाना, के अंतर्गत हम क्या है मंगोल जनजाति का अध्ययन कर सकते हैं, बाकी कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टैली के विषय में क्या जानते हैं। कालीन यूरोप में टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। यह राज्य की आय का स्रोत था, लेकिन पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर से वंचित रखा गया। यह कर राजा द्वारा कृषकों पर लगाया जाता था, मतलब कृषकों पर लगाया, जो गरीब है किसान उन पर लगाया जाएगा। अभिजात वर्ग मानी जो धनी वर्ग है, पादरी है जो पैसे दे सकते हैं, उनसे पैसा नहीं लेना। जो गरीब किसान है उनसे क्या है कर लेना है, ऐसा था सिस्टम। यूरोप में वास्तुकला के क्षेत्र में चर्च का क्या योगदान है लिखिए। तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ये करना है यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम किन कारणों से प्रसिद्ध है, ये आपको तय करना है। इटली के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। रिनेसा यानी पुनः जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम प्रयोग इटली के लेखक बिलासी द्वारा किया गया। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हौज क्या था। तो हौज एक छोटा सा गड्ढा था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था ताकि वर्षा के जल की निकासी के समय बहने वाली पानी हौज में चला जाए और आसपास क्या कच्ची गलियों में कीचड़ ना हो। स्टेपी क्या है यूरेसीमा के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता था। नेक्स्ट आपको तय करना रखना है एकास्म से क्या तात्पर्य, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एकास्म क्या है। एकास्म का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया जाता है। जब हम कहते हैं कि समाज तथा संस्कृति एकास्म है तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और आंतरिक एकरूपता की। बाज नामक कर क्या था, तो वह कर जिसमें सुरक्षित यात्री के लिए यात्रियों के पास दिए जाते थे। इन्हें फारसी में पैजा, मंगोल भाषा में जेरज कहा जाता और सुविधा का प्रयोग करने के लिए व्यापारी बाज नामक कर का क्या भुगतान कराते थे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका निनेसा से क्या अभिप्राय है, ये आपको देख लेना है। नवजागरण काल के महत्वपूर्ण आविष्कार का उल्लेख करना है और बताना है कि कौन सा आविष्कार हुआ, किसने किया, तो वो आपको देख लेना है। ऑब्जेक्ट है पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्यों में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा तो आपको क्या है तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इतिहास है ओके, तो पढ़ते ही आपको चीज़ें तो आपको क्या है कहानी के रूप में याद रखना है, वही हिसाब से मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले आपको पढ़ना है, समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दासों की क्या स्थिति थी रोमन साम्राज्य में, वो पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा क्योंकि मैं क्रम से आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दिखाते जाऊँगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो रोमन साम्राज्य में आपको रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति बतानी है, तो किस प्रकार से थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं मंगोलों के सैनिक संगठन का वर्णन कीजिए। मंगोलों में सैनिक संगठन का वर्णन करना है, तो आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। इसके आगे सॉल्यूशन दिया हुआ। नेक्स्ट है यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी अगर हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानना है तो कौन कौन से हमें स्रोत मिलते हैं, वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था को समझाइए। मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का योगदान लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का योगदान दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है।
आगे देख लेते हैं। अब आगे जैसे भी क्वेश्चन है तो अभी आपको छोड़ देना, क्योंकि अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस में जिस अध्याय से ये क्वेश्चन है वो अध्याय अभी नहीं आना है। नेक्स्ट ये करना है इक्वाइड्स क्या है, इक्वाइड्स के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को कितने चरणों में बांटा जा सकता है। विश्व की 2 महाशक्तियां रोम व ईरान के मध्य विद्यमान अंतर को स्पष्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। अब बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मंगोलों इतना व्यापार उनके लिए महत्वपूर्ण था, तो क्यों महत्वपूर्ण था। बाकी ये आपका सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट है चंगेज खान द्वारा कायम राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थायी थी कैसे। यानी बहुत सारे देखिए मंगोल में शासक हुए, लेकिन जो चंगेज खान ने राजनीतिक व्यवस्था बनाई वो सबसे ज़्यादा चली, तो उसका क्या कारण है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट तैयार करना है कैथीड्रल नगरों की 3 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूरोप के सामंती समाज के अंतर्गत कृषक वर्ग के विभिन्न उपवर्गों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। यूरोप के सामंती समाज के अंतर्गत कृषक वर्ग के विभिन्न उपवर्गों का आपको वर्णन दिया हुआ है। पहले स्वतंत्र कृषक, फिर कृषि दास, फिर दास कृषक, ये आपका दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की महान देनों को वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य ने की क्या क्या देन है, तो राजनीतिक देन, भाषा की देन और वैज्ञानिक देन इंपॉर्टेंट के माध्यम से बताया जा रहा है। फिर रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ओके, तैयार आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। क्रम से मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। ओके, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसलिए एक लाइन समझा भी देता आपको। बाकी सिंपल आपका दिया है, ज़्यादा समझने का पॉइंट है रहने वाला नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत भी अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, ओके, समझा है, तो आपसे ये क्वेश्चन तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण मंगोल साम्राज्य का अंत हो गया। ओके, तो इसके क्या कारण हुए, तो वो आपको बताना है क्रम से कि मंगोल के पतन का मौलिक कारण यह है कि उनकी तादाद कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। क्रम से दिया हुआ है मंगोल ने अपने विजित क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाने के बाद अपनी नई प्रजा के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाया। इस प्रकार से पॉइंट दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट है चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में व्यक्त करने की आवश्यकता है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट तैयार करना है मध्यवर्ती यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध किस प्रकार के थे, समझाइए। तो मध्यवर्ती या मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध बताने। मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है मंगोलों की जनजातीय कबीलाई समाज की विशेषताएं लिखिए। तो मंगोल की जनजातीय कबीलाई समाज की विशेषताएं दी हुई हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। मंगोल की सफलता के 3 कारण। मंगोल की सफलता के 3 कारण, अभी मंगोल के पतन के मंगोल साम्राज्य के पतन के 3 कारण भी तैयार करके रखना है। मंगोल की सफलता के भी कारण तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ, तो ये आपको देख लेना है। इसका नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सामंतवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। सामंतवाद की विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो ये आपकी दी है सामंतवाद की विशेषताएं। क्रम से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 3 अंकी वाले अति महत्व प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामी सभ्यता की विश्व को क्या देन है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में नगरों की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। पहले मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था, फिर मेसोपोटामिया की राजनीतिक व्यवस्था, क्रम से दिया हुआ है। ऐसे ही करना है यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के कारण लिखिए। तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारण आपके यदि क्रम से दिए हुए हैं। धर्म युद्ध काल में 2 विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क, तुर्कों का कुल दुनिया पर अधिकार, नवीन आविष्कारों की खोज, नवीन भौगोलिक खोज, क्रम से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। तो पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव आपके दिए हैं। पहला है सामंतवाद की समाप्ति, दूसरा है साहित्य एवं विज्ञान पर प्रभाव, नेक्स्ट है नए उपनिवेशों की स्थापना, व्यापार पर प्रभाव, नेक्स्ट है विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के कारणों को बताइए। विश्व में जो साम्राज्यवाद
प्रसार हो रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है, तो एक क्रम से आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। मेन जब इन क्वेश्चनों को आप तैयार करें तो पहले आपको हेडिंग तैयार करनी है, हेडिंग आपको तैयार हो जाती है, फिर उनके बारे में पॉइंटों को पूरा डिटेल से आपको पढ़ने हैं, जो दिया हुआ है समझ के तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डिटेल जो आपकी हेडिंग है वो तो आपको परफेक्ट तैयार होनी ही चाहिए। यूरोपीय साम्राज्यवाद के परिणामों की व्याख्या कीजिए, वो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पुनर्जागरण काल की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। पुनर्जागरण काल की विशेषताएं, पहला स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन, मानववाद का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास और वैज्ञानिक विचारधारा का उदय। ये है पुनर्जागरण काल की विशेषता, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित के वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित के बारे में दिया हुआ है, और जो अभी वर्तमान में हम काल गणना और का उपयोग करते हैं, समय विभाजन का उपयोग करते हैं, ये मेसोपोटामिया की देन है। ओके, क्रम से दिया हुआ है। नेक्स्ट ये करना है मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में लिखिए। तो मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां दी हैं। पहले अत्यंत उत्पादक कृत खेती, फिर जल परिवहन, फिर धातु और पत्थर की कमी, ये आपके दिए हुए हैं। जैसे मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे, तो ये आपके मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण दिए हैं। अभिलक्षण का या विशेषताएं का एक ही बात यहाँ आपकी रहने वाली है। फिर मार्टिन लूथर किंग कौन थे और वे किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको बताना है, और उन्होंने क्या कार्य किए, किस कारण वो जाने जाते हैं, वो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। बाकी अमेरिका फ्रंटियर के क्या मायने, ये अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस में ये अध्याय नहीं है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपको तय करके रखना है धर्म सुधार आंदोलन के कारण का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन हुए तो इसके क्या कारण थे, वो आपके दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको क्या क्रम से तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें आज दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 4 अंक वाले महत्वपूर्ण भी। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं मानचित्र। आपको पता है कि आपके इतिहास के पेपर में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहने वाला है वो दोस्तों आपका क्या है, मानचित्र से संबंधित रहने वाला है। ओके, 4 नंबर का लास्ट में क्वेश्चन आपको मानचित्र रहेगा, विश्व का मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको ये स्थान पूछे जाएंगे। ओके, अब कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले बता देता हूँ। स्पेन हो गया, नील नदी, लंदन, समरकंद, फ्रांस, बेबीलोन, सीरिया, भूमध्य सागर, ये सभी प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है। विश्व का मानचित्र इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा और ये सबको दर्शाने होंगे, तो सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बाकी सिलेक्टेड मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी तो दोस्तों जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है, आगे अब आपकी फाइनल एग्जाम होने वाली है, तो अगर आप क्या मेरे साथ प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से अनुवाद सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको हिस्ट्री या जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हो सब्जेक्ट का कोर्स जरूर ले लीजिएगा। कोर्स लेंगे तो उसमें आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पहले से मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोर्स आंसर, सारा प्रीवियस ईयर पेपर, मानचित्र की पूरी पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो प्रॉपर आप क्या है प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में, जैसे मदीना, जेनेवा, फिलिस्तीन, आर्मेनिया, डार्विन, कैनबरा, न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके स्थान है विश्व के मानचित्र में पूछे जा सकते हैं, तो तैयार करके रखना है। ये आपको सॉल्यूशन के साथ दिया है, बताया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है कौन कहाँ रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट मानचित्र में सिंधु नदी, अफगानिस्तान, अरब सागर, वेनिस, टीरियन सागर, ईरान, इंग्लिश चैन, बर्गेम्बम, ये सब स्थान पूछे जा रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो तैयार कर लीजिएगा। इसकी स्कोर आप ले लीजिएगा और ओके, और सभी के स्थानों की प्रैक्टिस कर लेना कौन कहाँ रहने वाला है इसके मानचित्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में फारस की खाड़ी, काला सागर, एंटीओक, बगदाद, एलिडेड, सिडनी, पर्थ, हिंद महासागर, ये सब कहा जा रहा, पूछा जा रहा आपसे, तो ये सब आपके दिए मानचित्र में स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से उसमें मैंने आपको मानचित्र भी आपको क्या बता दिए हैं, जो स्थान बताया वो भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी मानचित्र के प्रैक्टिस पर डिपेंड है, तो और भी अपने हिसाब से आप क्या है प्रैक्टिस करते जाइए, सभी स्थानों को दिख जाइएगा तो विश्व के मानचित्र में कौन कहाँ रहने वाला है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाली महत्व से देख ली, मानचित्र भी आपको कवर कर लिए हैं, तो जो बताएं तैयार कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ में सब रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।